बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रात 11 बजे रावलपिंडी पहुंच चुका था। मैं अपने दोस्त से मिलने लाहौर से पिंडी आया था। रास्ते में देखा तो एक 9 साला बच्चा गर्म उबले हुए अंडे फ़रोख्त कर रहा था। वो आवाज़ लगाकर ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। उस रात बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लिहाजा बच्चा सर्दी की वजह से कांप रहा था। मुझे लड़के पर तरस आया। मैंने उसे अपने पास बुलाया, 5,000 का नोट दिया और उससे सारे अंडे ले लिए और कहा, शाबाश, अब तुम्हारे अंडे मैंने ख़रीद लिए हैं, ये पैसे लेकर घर जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। मगर बच्चे ने मुझसे कहा कि अंकल, मेरे अंडों की कीमत 1,500 रुपये है, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। उसने मुझे 5,000 का नोट वापस कर दिया। बच्चे की खुददारी देखकर मैं हैरान हुआ। फिर 1,500 देखकर इससे सारे अंडे खरीद लिए और दोबारा कहा कि जल्दी से घर जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। बच्चा पैसे लेकर खुशी खुशी वापस जाने लगा। मैंने खामोशी से बच्चे का ताक़ुब किया। तंग गलियों से होता हुआ वो नाला नई के करीब एक झोंपड़ी में दाखिल हुआ। मैंने झोंपड़ी में झांक कर देखा तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस झोंपड़ी में बच्चे के अलावा मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता जज साहब, क्योंकि ये अपने आप को मेरी बहन कह रही है। मुझे नहीं मालूम, मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ और ये लड़की जो जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही है, मुझे नहीं मालूम कौन है। मैंने तो अभी अदालत में ही इसको देखा है। इसने मुझे जायदाद में हिस्सा के लिए नोटिस भेजा था, तो मैंने सोचा कि देखूं तो सही कि लड़की कौन है जो मेरी नाम निहाद बहन बहन बैठी है। साहिब अदालत में खड़ा कह रहा था और वो हैरत से इसको देख रही थी। कुछ ही देर बाद इसके अब्बू के खाला के बेटे और अब्बू के 1-2 रिश्तेदार और गवाही के लिए बुलाए गए, मगर सब ने यही कहा कि वे इसको नहीं जानते और वो इतने बड़े फ्रॉड पर वो जैसे सख्ते में आ गई। केस ख़त्म हो गया और वो हार गई। इस पर झूठा केस करने पर जुर्माना ऐद किया गया, मगर साहिब ने यह कहकर इसकी तरफ जुर्माना भर दिया, बेचारी गरीब लड़की है, मैं केस ख़त्म करता हूँ, और फातिहाना अंदाज से चलता हुआ इसके पास से गुज़र गया। हुरैम अभी 2 साल की ही थी कि इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। वालदा के दूसरी शादी के लिए मजबूर करने के बावजूद भी सफदर साहब ने कुछ दिन तो नन्ही हरीम को अकेले संभालने की कोशिश की, मगर जल्द ही इनको मालूम हो गया कि ये इनके अकेले की बस की बात नहीं है। वो ख़ुद भी अकलौती औलाद थे, वरना शायद कोई फूफी साथ दे देती। आखिर माँ के मशवरे से एक सुलझी हुई लड़की से शादी कर ली। शाइस्ता अपने नाम की माने ही शाइस्ता थी। जल्द ही उन्होंने सफदर साहब को मुतमईन कर दिया कि वो हुरैम को एक माँ का प्यार ही देंगी। कुछ ही दिन बाद शाइस्ता को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। यूँ तो सफदर साहब बेटे के बाप बनकर बहुत खुश थे, मगर इनको डर था कि कहीं अब शाइस्ता सौतेली माँ न बन जाए। मगर बाज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था। हुरैम को अब स्कूल जाना शुरू कर दिया था। इसकी पेरेंट मीटिंग सफदर साहब खुद ही अटेंड करते थे। वो हुरैम के मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते थे। इन्होंने खामोशी से इसके नाम का अकाउंट खुलवाया हुआ था और अक्सर ही कुछ न कुछ रकम इसमें जमा करवा देते थे। घर इनका अपना था। हुरैम और इसका भाई साहिब दोनों ही रफ्ता रफ्ता तालीमी मदारिज तय करते जा रहे थे। यूँ तो दोनों बहन भाई एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर एक भाई बहन वाली बेतकल्फ़ी इनमें नहीं थी। अक्सर सफदर साहब को लगता कि शाइस्ता कहीं कुछ गलत है, मगर वो कभी भी गलती पकड़ नहीं सके। मैट्रिक के बाद इन्होंने हुरैम को बता दिया कि इसके नाम का अकाउंट कहाँ है और चेकबुक और दूसरी ज़रूरी चीज़ें वगैरह भी इसको दे दी थी, मगर साथ ही ताकीद कर दी थी कि इसका जिक्र कभी भी और से किसी से ना करे। हुरैम ने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ही था कि अचानक ही सफदर साहब ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। अच्छे खासे रात को दावत से आकर सोए, मगर सुबह को मालूम हुआ कि रात में न जाने कब इनकी रूह परवास कर गई। हुरैम जो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच थी, टूट सी गई। ऐसे में शाइस्ता ने इसको सलाह दी कि कुछ दिन अपने मामू के घर चली जाओ ताकि दिल बहल जाएगा। हुरैम अपने घर से जाना नहीं चाहती थी, मगर न जाने क्या सोचकर इसने हामी भर ली। सूट केस में सामान रखते वक्त अब्बू की हिदायत याद आई कि कभी भी कहीं भी रहने जाओ तो अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना, लेकिन किसी को ना कभी तुम्हारे अकाउंट का पता चले और ना पेपर साथ ले जाना। पता नहीं अब्बू ने ऐसा क्यों कहा था, इसने सोचा
اور پھر سارے ڈاکومنٹ سوٹ کیس میں چھپا کر رکھ لیے، اور ماموں جو اس کو دوسرے شہر سے لینے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ جانے لگی، تو اس کو ایسا لگا کہ شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ شائستہ اور حسیب صہیب کا رویہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ ماموں کے گھر آ کر وہ واقعی بہل گئی۔ ان کے سب بچے اس سے چھوٹے تھے، وہ کبھی ان کو سکول کا کام کروا دیتی تو کبھی ان کے ساتھ مل کر کیرم بورڈ کھیل لیتی، کبھی ان کو کہانیاں پڑھ کر سنایا کرتی، یوں اس کا ٹائم اچھا گزر جاتا۔ کچھ دن تک تو شائستہ سے فون پر بات ہوتی رہی، مگر اب 15 دن ہو گئے تھے، ان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ حریم واپس جانا چاہتی تھی، مگر نہ صہیب کا فون ملتا نہ ہی شائستہ کا۔ آخر اس نے ماموں سے کہا کہ اس کو واپس چھوڑ آئیں، اس کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ حریم اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی، جہاں اب بنا بنایا گھر نہیں تھا بلکہ گھر ٹوٹ چکا تھا اور عمارت زیر تعمیر ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماموں جو اس کے ساتھ ہی آئے تھے، انہوں نے ادھر ادھر سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اتنے میں جس شخص نے گھر خریدا تھا وہ وہاں آ گیا۔ اس نے صہیب کا فون نمبر لیا۔ کیا ہوا بھائی، گھر کیوں بیچ دیا؟ حریم نے فون کیا اور صہیب کی آواز پہچان کر کہا، کون بھائی، کس کا بھائی؟ میں کسی کا بھائی نہیں ہوں، اور فون رکھ دیا۔ اس نے دوبارہ فون ملایا تو شائستہ نے اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح نرمی سے بولی، دیکھو حریم، میں نے تم کو بچپن سے اب تک بہت حوصلے سے برداشت کیا تھا، اور اب جب کہ صفدر بھی نہیں رہے تو میرا تمہارا رشتہ بھی ختم ہوا، اور ہاں رہی گھر بات کی تو وہ اب ہمارا تھا، ہم نے بیچ دیا۔ اب تم اس کا حصہ مانگنے پر نہ بیٹھ جانا، جو تمہاری پرورش کی وہی تمہارا حق تھا جو تمہیں مل چکا، اور اب دوبارہ فون نہیں کرنا۔ اور فون بند ہو گیا۔ وہ ماموں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ماموں مجھے جائیداد میں حصہ تو نہیں چاہیے تھا، مگر اب ضرور لوں گی، میں ان پر کیس کروں گی۔ حریم جس نے ابھی وکالت پڑھنی شروع ہی کی تھی، ماموں سے کہا۔ ماموں طاہر نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور کیس کر دیا، مگر 2 سماعتوں کے بعد وہ کیس ہار گئی۔ پھر اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو اس کا حق ضرور ملے۔ پھر اس نے اپنے ماموں کے گھر رہنے کی بجائے اپنے شہر میں ہی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ماموں کو بتا دیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ابھی اتنی رقم ہے کہ وہ تعلیم مکمل کر سکتی ہے، اور ہر ماہ ضرور ان کے گھر آئے گی۔ ہاسٹل میں اس کی روم میٹ فری سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ فری ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی، وہ حریم کو اداس دے کر پریشان ہو جاتی تھی اور ہر ممکن اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ اس ماہ وہ اپنے گھر ہو کر آئی تو بہت خوش ہوئی۔ یار کبھی پوچھ بھی لیا کرو کہ میں اتنی خوش کیوں ہوں؟ فری نے حریم سے کہا، اگر نہیں پوچھو گی تو کیا تم بتاؤ گی نہیں؟ حریم نے اس کو چھیڑا، ظاہر ہے تم کو نہیں بتاؤں گی تو اور کس کو بتاؤں گی؟ اب دیواروں کو تو بتانے سے رہی، مگر بندہ اگر خود کبھی پوچھ لے تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ اہمیت رکھتے ہیں۔ فری منہ پھلا کر بولی، اچھا اب زیادہ ڈرامے نہ کرو، جلدی بتا دو کہ کیا بات ہے، ورنہ تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ حریم نے کہا اور اس کی طرف دیکھا تو اچانک ہی ایک خیال آیا، ارے کہیں تمہارا رشتہ تو طے نہیں ہو گیا؟ بات تو رشتے کی ہی ہے، مگر جناب میرا نہیں، میری سب سے پیاری کزن اور سب سے اچھی سہیلی انوشا کا رشتہ پکا ہوا ہے، اور پتہ ہے لڑکا بھی اکلوتا ہے، نہ بھائی نہ بہن، صرف ایک امی ہے۔ فری نے بتایا، اچھا تو رشتہ کزن کا ہوا ہے اور خوش تم ہو رہی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ حریم نے حیرت سے کہا، ارے واہ، یہ اچھی کہی، اب اگر میری منگنی ہوگی تو کیا تم خوش نہیں ہوگی؟ فری نے الٹا سوال کیا، کیوں نہیں ہوں گی، ایک تم ہی تو میری وہ سہیلی ہو، حریم نے کہا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ 1 ماہ بعد فری کی کزن کی شادی تھی اور وہ بضد تھی کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ آخر اس نے ٹالنے کو کہہ دیا کہ ساتھ چلے گی، تب جا کر وہ خاموش ہوئی۔ 1 ماہ ہوا کی طرح گزر گیا۔ اب کل انوشکا کی مہندی تھی اور وہ اس کے سر پر کھڑی تھی کہ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر چل کر رہے، مگر میرے پاس وہ شادی میں پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اس کو خیال آیا، کوئی بات نہیں، میرے پہن لینا، یا پھر ایسا کرو کہ ابھی وارڈن سے اجازت لے کر چلتے ہیں اور مغرب سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ فری کی ضد اور پیار کے آگے وہ نہ نہیں کر سکی اور دونوں جا کر ڈریس لے کر آ گئیں۔
فری نے اس کو ہاتھ کے ہاتھ نکاح میں پہننے کے لیے بھی خوبصورت سا سوٹ دلوا دیا کہ پھر وہ نکاح میں نہ جانے کا کوئی بہانہ نہ تراش لے، اور اس کو اپنے گھر میں یہ لے کر آ گئی۔ شادی کے بعد دونوں ساتھ ہی ہاسٹل جائیں گی۔ دوسرے دن شام میں مہندی کا فنکشن تھا، وہ الگ تھلگ ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دولہا دلہن کی انٹری ہوئی، مگر اس کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ سب کنسرن اور دلہن کی بہنیں دولہا سے نیک لے رہی تھیں۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا تو وہ بھی اسی طرف آ گئی۔ رش میں دولہا دلہن نظر بھی نہیں آ رہے تھے، اتنے میں دولہا نے نیک دے دی تو سب نے ہوا ہوا کا نعرہ لگایا اور پیچھے ہٹ گئے۔ دولہا بھی ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ حریم دولہا کے روم میں صہیب کو دیکھ کر ایک دم لڑکھڑا گئی اور بے اختیار دولہا نے ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے گھبرا کر دولہا کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر حریم کے دل میں نہ جانے کیا آئی، اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور پاس کھڑی فری کو آواز دی، فری مجھے چکر آ رہے ہیں، پلیز مجھے پانی دینا۔ دولہا پریشان کہ وہ ہاتھ چھوڑنے پر راضی نہیں، اس نے آہستگی سے کہا، حریم میرا ہاتھ چھوڑو، آپ مجھے جانتے ہیں۔ حریم نے تھوڑا اونچی آواز میں بولا، نہیں تو وہ بوکھلا گیا۔ تو آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حریم نے اس طرح پوچھا کہ انوشا سن لے۔ فری اتنی دیر میں پانی لے آئی تو اس نے مسکرا کر دولہا کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر پانی پینے لگی۔ وہ جلدی سے انوشے کے برابر میں بیٹھ گیا جو اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کو بچپن کی پڑھی ایک کہانی یاد آ گئی جو ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے ماموں کی بیٹی کو بھی سنائی تھی۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی اور ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو کر سو گئی۔ دوسرے دن نکاح تھا، اس نے چھپ کر ماموں کو فون کیا اور ان کو سب بات سمجھائی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ حریم آج بہت اچھی طرح تیار ہوئی، ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا اور فری کے ساتھ نکاح کی تقریب میں پہنچ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ماموں بھی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ دولہا دلہن اور ان کے والدین سٹیج پر بیٹھے تھے۔ نکاح شروع کیجئے، دلہن کے والد نے کہا۔ ایک منٹ مولوی صاحب، معذرت چاہتی ہوں، مجھے نکاح سے پہلے دولہا سے کچھ پوچھنا ہے۔ حریم نے کہا تو فری نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انوشا کے ابو نے پوچھا۔ انکل پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، بہت اچھے ماں بیٹے ہیں، مجھے ان سے شادی بھی نہیں کرنی، مگر مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کر لوں۔ حریم نے کہا تو دولہا گھبرا گیا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر انوشا کے ابو نے ہاں کر دی کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ ان کی بیٹی کے مستقبل کا سوال تھا۔ انکل میری صہیب سے منگنی ہوئی تھی اور یہ اچانک اپنا گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں شفٹ ہو گئے، اور اب کل میں نے ان کو یہاں مہندی کے فنکشن میں دیکھا۔ مجھے ان سے اب صرف یہ پوچھنا ہے کہ مجھ سے منگنی کیوں کی تھی جب شادی انوشا سے کرنی تھی؟ حریم نے کہا تو سب کی سوالیہ نظریں صہیب پر جم گئیں۔ صہیب نے گھبرا کر پہلے انوشا کی طرف دیکھا جس کی نظر میں شک ہی شک تھا، اور وہ اس سے اب قدرے الگ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ حریم کیا بیوقوفی کی بات کر رہی ہو؟ بھلا صہیب کی تم سے منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ صہیب کی امی نے کہا، اوہو اچھا، آپ بھی مجھے پہچانتی ہیں تو آنٹی سوری، بلکہ میں تو آپ کو مما ہی بلاتی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسو پیتے ہوئے کہا، صہیب سے میری منگنی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ شائستہ اور صہیب دونوں ہی تذبذب کا شکار تھے۔ ہم تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، مولوی صاحب آپ نکاح پڑھائیں۔ آخر صہیب درجتی سے بولا، نہیں پہلے ہم کو جواب چاہیے کہ تم نے اس لڑکی سے منگنی کے باوجود شادی کیوں نہیں کی تھی؟ انوشا کے والد نے کہا، انکل یقین مانیے نہ میری اس سے منگنی ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے، میں کسی سے بھی منگنی یا شادی کر سکتا ہوں مگر اس سے نہیں۔ صہیب بولا، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے وجہ بتاؤ، کیا پتہ کل تم میری بیٹی کو بھی چھوڑ دو۔ انوشا کے ابو بولے۔ صہیب ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر حریم کو، پھر انوشا اور اس کے ابو کو دیکھ کر بولا، یہ میری بہن ہے انکل، اس کی اور میری ماں ایک نہیں ہے لیکن ہم دونوں کا باپ ایک ہی تھا۔ کیسی بات کر رہے ہو صہیب؟
मैं तुम्हारी बहन हूँ अनोशा, तुम्हें इसने कभी बताया कि इसकी कोई बहन है? हुरैम ने पहले सहीब और फिर अनोशा की तरफ देखकर पूछा। अनोशा ने नहीं में गर्दन हिलाई। क्या मसला है हुरैम, तुम क्यों, क्या चाहती हो? शाइस्ता जच होकर बोली, सिर्फ अपने सवाल का जवाब कि मुझसे शादी क्यों नहीं की। हुरैम ने आराम से कहा, भाई बहन की शादी हुई है कभी? क्यों बेवकूफ़ी की बात कर रही हो? सहीब ने कहा, अच्छा तो मैं आपकी बहन हूँ, कोई गवाह है आपके पास? हुरैम ने पूछा। गवाह? सहीब गड़बड़ा गया कि वो दोनों बुजुर्ग जिन्होंने अदालत में हुरैम को इसके कहने पर बहन मानने से इनकार किया था, इस तकरीब में मौजूद थे। इसने एक बार फिर इनको बुलाया। हुरैम ने मामू को इशारा किया। वो अपने दोनों दोस्तों को लेकर करीब आ गए। खालू अब्बा आप और चचा मियाँ, आप बताएं कि हुरैम मेरी बहन है ना? सहीब ने कहा, जी बुजुर्गवार बताएं, आपकी गवाही मोतबर समझी जाएगी। अनोशा के अब्बू ने कहा। तो उन्होंने बताया कि ये दोनों वाकई बहन भाई हैं। अब मामू ने सब मेहमानों को ऊंची आवाज़ में मुखातिब किया और कहा, आप सब गवाह हैं कि सहीब ने खुद भी बताया है और इनके रिश्तेदारों ने भी गवाही दी है कि हुरैम और सहीब भाई बहन हैं। सब ने हाँ में सर हिलाया। तो मामू ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, सर आप भी इनकी बात का यकीन करते हैं? आपने इनका बयान रिकॉर्ड कर लिया ना? इन्होंने भी तायीद कर दी। तो हुरैम ने अनोशा और इसके वालिद की तरफ देखा और कहा, अंकल बहुत माजरत चाहती हूँ कि आपकी तकरीब ख़राब कर दी, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सहीब वाकई मेरा भाई है और ये आंटी मेरे अब्बू की बेगम यानी मेरी सौतेली माँ है। गो कि इन्होंने मेरी अच्छे से परवरिश की और मैंने भी इनको मम्मा ही समझा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इनके दिल में क्या था। अब्बू की वफ़ात के बाद इन्होंने मुझे मामू के साथ दूसरे शहर भेज दिया और जब मैं वापस आई तो मुझसे हर नाता तोड़ लिया। मुझे जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इनके रवैये की वजह से मैंने इन पर केस कर दिया। जहाँ इन दोनों मोतबर बुज़ुर्गों ने ही कुछ रकम के बदले मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जब मैंने यहाँ शादी में सहीब को दूल्हा के रूम में देखा तो अचानक ही मुझे यह ड्रामा करने का ख्याल आया और आखिर सहीब को इतने लोगों के दरमियान मानना ही पड़ा कि मैं इसकी बहन हूँ। एक बार फिर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। हुरैम कहती चली गई, चले मामू, मैं आपके साथ वापस चल रही हूँ और सही मुझे अभी भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मुझे बयान मान लिया इसका शुक्रिया। और सबको हक्का बक्का छोड़कर वो मामू के साथ बहर आ गई। इसको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि सहीब और अनोशा का निकाह हुआ या नहीं। अपने मामू के साथ वापस आ गई। वापस घर रही तो हरीम की मेहमानी ने अपने शौहर से कहा, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, अगर आप मेरा साथ दें। तो इसने अपनी बीवी से कहा, कैसी तरकीब, ज़रा बताओ। तो वो अपने शौहर से कहने लगी, हरीम अब हमारे घर में रहेगी। आप जानते हैं कि हरीम का हमारे अलावा कोई भी अपना नहीं। ये सोच रही थी कि अपने बेटे शाहिद की शादी हरीम के साथ कर दी जाए। ये सुनकर शाहिद का वालिद काफ़ी खुश हुआ, मगर इसने अपनी बीवी से कहा कि इस बारे में मैं हरीम से ज़रूर बात करूँगा। फ़िलहाल तो वो पढ़ रही है, पढ़ाई के बाद ही शादी के बारे में सोचेगी और इस मामले में मैं अपनी भांजी को मजबूर नहीं कर सकता। इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे हैरानगी ज़रूर हुई है। बीवी पूछ रही थी कि आप क्यों हैरान हुए। वो बीवी से कहने लगा, तुमने तो अपने बेटे के लिए बड़े बड़े ख्वाब देख रखे थे कि बड़े ख़ानदान में अपने बेटे की शादी करूंगी, लेकिन अब तुम इस बात के लिए रजामंद हो गई हो तो मैं हैरान ज़रूर हूँ, क्योंकि हरीम तो अपना हक जायदाद भी अपना हिस्सा भी नहीं ले रही। वो कहने लगी, यही तो मसला है, आप हरीम से बात करें और इसे समझाएं। यह कोई मामूली बात नहीं। अगर हरीम को जायदाद में इसका हिस्सा मिल जाएगा तो इसे मरहूम बाप की रूह को भी सुकून मिलेगा। वो भी तो यही चाहते थे कि इसकी बेटी सुखी रहे, इसको अपना हक मिले, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, अच्छे घर में इसकी शादी हो। अब इसे अच्छा घर तो मिल गया। मेरे बेटे शायद में किसी किस्म की कमी नहीं, लेकिन हरीम का यूँ पीछे हट जाना मुझे पसंद नहीं। आप इसे इस बात के लिए कायल करें, इससे बात करें। आप इसके मामू हैं, आपकी बात बड़े ही तहम्मुल और गौर से सुनेगी। हरीम के मामू ने कहा कि मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हरीम इस बात के लिए रजामंद होगी या नहीं।
बीवी इससे कहने लगी, अब बात करके तो देखें, मुझे उम्मीद है कि वो एक अक्लमंद लड़की है, वो आपकी बात पर ज़रूर अमल करेगी। हरीम जैसे ही यूनिवर्सिटी से वापस आई तो मामू इसके इंतज़ार में बैठा था। इसने हरीम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हरीम ने कहा, जी मामू बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहने लगा, बेटी मैं तुम्हें अपनी सगी औलाद से भी कम नहीं समझता। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन तुम्हारी शक्ल में मुझे अपनी बेटी मिली है। मेरा बेटा शायद तुम्हारे सामने है, तुम्हारा कज़न है। बचपन में तुम एक साथ पले बड़े और खेलते थे। मैं चाहता हूँ तो हमेशा इस घर में रहे और मेरी बहू बनकर रहे। क्या तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज़ तो नहीं? हरीम ने मामू से कहा कि आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे सरपरस्त हैं, मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। मामू ने अपनी बांजी को दुआ दी और शफकत भरा हाथ इसके सर पर रखा। फिर इससे कहने लगा कि बेटी मैं तुमसे एक और बात भी कहना चाहता हूँ। अब तुम्हारे लिए काफ़ी सामान आसान हो चुका है। सईब और इसकी माँ से अपना हक लेना। पहले तो वे इस बात से इनकारी थे, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अब तमाम लोगों के सामने इस बात का इकरार किया कि तुम इनकी बहन हो और वह दिल ही दिल में बहुत शर्मसार भी होंगे। मैं यही चाहता हूँ कि तुम जायदाद में अपने हिस्से का मुतालबा करो, किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार ना हो, ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। हरीम ने अपने मामू से कहा कि मामू मुझे उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा ने मुझे पहले ही उन लोगों के बारे में आगाह कर दिया था। वो जानते थे, दौर अंदेश थे, मगर अब जायदाद में मैंने अपना हिस्सा लिया तो ये मेरे खिलाफ बन जाएंगे। मेरी वजह से आप लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं एक पुरसुकून माहौल चाहती हूँ जिसमें मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँ, एक ऐसी फैमिली जहाँ किसी से किसी की दुश्मनी ना हो। मामू ने अपनी भांजी से कहा कि ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस मेरे दिल में ये एक बात थी, मैंने तुमसे कहा मैं कभी तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मुनीर साहब अपने कमरे में आए तो इसकी बीवी भागती इसके पास आई और कहा, फिर क्या कहा तुम्हारी भांजी ने? क्या आपने अपनी भांजी से बात की? मुनीर साहब ने कहा, हाँ मैंने बात की है। शायद के रिश्ते के पर तो कोई किसी किस्म का उसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो अपना हिस्सा बिल्कुल नहीं चाहती। वो बस सुकून चाहती है जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनकर शायद की माँ गुस्से में बिड़बिड़ाने लगी और अपने शौहर से कहने लगी कि आपकी बांजी का दिमाग ख़राब है या फिर बेअक्ल है, इसे किसी बात का पता नहीं इसे कौन सा सुकून चाहिए। आज के दौर में सुकून सिर्फ पैसे में है। जब इंसान की सारी ज़रूरियात पूरी हों, किसी चीज़ की कमी ना हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, तभी उसकी ज़िंदगी में सुकून मिलता है। लेकिन पता नहीं आपकी बांजी किस सुकून की बात कर रही है। मुनीर साहब ने जब बीवी के ये अल्फाज सुने तो इसे कहा कि खबरदार, इससे आगे एक लफ्ज़ ना बोलना। मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं अपनी भांजी हरीम को किसी सूरत मजबूर नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता हूँ। पुलिस साहब मुनीर साहब की बीवी शौहर की यह बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रही थी। वो जानती थी कि हरीम के हिस्से में काफ़ी जायदाद आने वाली थी। खैर वो फ़िलहाल खामोश रही, लेकिन इसमें भी एक मंसूबा बना रखा था। शाहिद के साथ हरीम की शादी हुई। मुनीर साहब की ज़िंदगी में तो वो हरीम का कुछ ना बिगाड़ पाई, ना ही इससे बहस की, लेकिन मुनीर साहब के इंतकाल के बाद इसने अपनी असलियत दिखाई। बेटे शाहिद को भी अपने साथ मिला लिया। हरीम पर दबाव डालने लगी कि वो अपने भाई से जायदाद के हिस्से का मुतालबा करे। हरीम ने इनकार किया तो शायद इसे मारने लगा। बेचारी हरीम पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए। एक ऐसी लड़की जिसके इस दुनिया में कोई भी नहीं था, मजबूर होकर सहीब से अपने हिस्से का मुतालबा किया। वो तो पहले ही इस पर ही गुस्सा था, क्योंकि शादी की तकरीब में हरीम ने इसे बेनकाब किया था। इसने बेचारी हरीम को पकड़कर घर के एक वीरान कमरे में बंद कर दिया और बंद करते हुए यही कहा कि आज ज़रूर मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। मगर ये वो हरीम पर तंज कर रहा था। शाहिद और इसकी माँ हैरान थी कि हरीम कहाँ गायब हो गई, और इन्होंने तो हरीम को तलाश करने की कोशिश तक न की, बल्कि शाहिद की माँ तो अपने बेटे से यही कह रही थी कि वो बदचलन औरत भाग गई है। हालांकि बेचारी 3 माह की हामला थी, फिर भी वो अपनी माँ की बातों में आकर बीवी के खिलाफ हो गया। कई दिनों तक वो सहीब के कैद में रही।
तय खाने में बंद किया गया था, जहां इसकी चीखें भी कोई नहीं सुन सकता था। फिर जब सहीब ने देखा कि मज़ीद अगर इसे इस कमरे में इस अंधेरे में बंद किया गया तो वो मर जाएगी, तो इससे छोड़ दिया। शाहिद ने भी इसे अपनाने से इनकार कर दिया और बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मुश्किल की इस घड़ी में कोई भी इसका साथ ना दे पाया। आज तकरीबन 10 साल बाद बिलावल अपने दोस्त से मिलने रावलपिंडी आया था। इसने देखा था कि एक 9 या 10 साल बच्चा शदीद सर्दी में उबले हुए अंडे फरोख्त कर रहा था। बच्चे को इसने कीमत से ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन बच्चा इतना खुददार था कि इसने अंडों की कीमत से ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया। बिलावल ने इससे अंडे खरीदे और पैसे दिए। बच्चा पैसे लेकर भागकर वापस जा रहा था। बिलावल गाड़ी से उतरा, इसका पीछा किया। वो एक नाले के साथ झोपड़ी थी जिसमें दाखिल हुआ। उसने अपनी माँ की हथेली पर पैसे रखे और यही कहा कि दवा खरीद लेना। इसकी माँ हरीम काफ़ी अरसे से बीमार थी। बिलावल झोपड़ी में दाखिल हुआ, हरीम से इसकी सारी कहानी सुनी और इसे इस बात का अफसोस हुआ कि 2 ख़ानदानों ने और इनकी लालच ने हरीम का ये हाल किया। बिलावल का एक दोस्त एडवोकेट था। इसने अपने दोस्त से रब्ता किया, हरीम और इसके बच्चे को गाड़ी में बिठाया, इनके रिहाइश का बंदोबस्त किया और इनसे वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूँगा। ये एक भाई का अपनी बहन से वादा है। बिलावल अपने वकील दोस्त से मिला, हरीम के बारे में इसे मालूमात फराहम की। हरीम की निशानदही पर शाहिद और इसकी माँ को गिरफ़्तार किया गया और फिर इसके बाद सहीब और इसकी माँ को भी गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि इनकी लालच की वजह से आज हरीम की ये हालत हुई थी। वकील साहब की कोशिशों की वजह से हरीम को अपना हक भी मिला। जायदाद का काफ़ी थी हरीम के लिए, जिससे वो अपने बच्चे को तालीम दिलवा सकती थी। आज इसका भाई सहीब जेल के अंदर मौजूद है। बहन से माफ़ी मांगता है, लेकिन बहन इसे किसी सूरत माफ़ करने वाली नहीं, क्योंकि वो जानती है कि माँ बेटा इतने बड़े लालची हैं और जालिम हैं, जिन्होंने सिर्फ जायदाद पैसे की खातिर एक हामला औरत को काल कोठड़ी में बंद कर दिया। कई दिनों तक इसने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी और अगर मज़ीद कुछ दिन इसे इसी तरह कैद किया जाता तो शायद हरीम जिंदा ना होती। नादरीन, वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।